फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स में एक सीरीज लेके आए नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है ये। तो आइए हम नंबर सिस्टम में देखते हैं संख्या पद्धति क्या है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्या से संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या से संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं उसको संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार होते हैं। उसका हम पहला प्रकार देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या है? जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। एक खेत है, खेत में कुछ मजदूर आए काम करने के लिए। खेत के मालिक ने अपने लड़के से कहा, बेटा जाओ देखो खेत में कितने मजदूर आए हुए हैं। मान लीजिए कि खेत में वो बच्चा गया और खेत में कुछ मजदूर दिखे तो उसने उन मजदूरों की गणना की, गिनती की। तो 1 2 3 4 ऐसे उसने गणना की। तो गणना में उसको मान लीजिए 10 मजदूर मिले। तो वो क्या हो गया, जो 1 2 3 4 गणना की उसने, तो वो हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिस गणना करने पे जिसका कोई मतलब निकले। मान लीजिए दोपहर का टाइम हुआ, दोपहर के टाइम में मजदूर सब लंच पे गए। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि बेटा जाओ देखो खेत में कितने मजदूर काम कर रहे हैं। वो गया, वहां कोई नहीं दिखा। तो उसने आगे बताया, पिताजी कोई नहीं दिखा। तो वहां पे वो गणना नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। जब कोई है नहीं तो वहां पे गणना करना असंभव है। जीरो या माइनस चीजें नहीं होंगी इसमें, क्योंकि जहां पे गणना करना संभव, जिन वस्तुओं की गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है -5 से +5 तक, -5 से +5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, -5 से +5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का मतलब होता है जिन चीजों की गणना की जा सकती है। ना हम माइनस की गणना कर सकते हैं, ना हम शून्य की गणना कर सकते हैं। गणना हमारा 1 शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये हमारा गणना होगा। तो जिन चीजों का गणना करना संभव हो, गणना कर सकते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब मान लीजिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये -5 से +5 तक की संख्याएं हो गई। अब -5 से +5 तक की संख्याओं को अब हम योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी हैं? केवल +1 से +5 तक। ना तो हमको 0 से कोई लेना है, ना तो माइनस से कोई मतलब है। तो हमको जब योगफल निकालना है तो हम करेंगे क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15। इसका आंसर आ गया हमारा 15। -5 से +5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारा आएगा 15। संख्या के प्रकार में ही हमारा दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। दूसरा प्रकार पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में कहेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या तो वो हो जाएगी हमारी 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या
जीरो, सबसे बड़ी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं में, जैसे पूछ लिया कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या कौन सी होगी। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं में, या तो ऐसे कह दे सबसे अंतिम संख्या क्या होगी, या प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जैसे प्रथम 50 पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या हम जीरो से शुरू करते हैं और जीरो से ले जाएंगे तो प्रथम 50 कह रहा है तो ये 49 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 49 तक जाएगा। यानी जीरो को भी जब सम्मिलित कर लिए, प्राकृतिक संख्या 50 तक होती है, लेकिन जब जीरो सम्मिलित हो जाएगा तो प्रथम 50 पूर्ण संख्या 49 तक जाएगी। तो सबसे अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, डैश 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 48 49, सबसे अंतिम संख्या हमारी हो जाएगी 49, या प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 49। औसत से भी यहां से इसी टाइप, मतलब पूर्ण संख्या से ही एवरेज में भी एक क्वेश्चन आता है, एवरेज में भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 14, उसको वहां पे एवरेज आएगा तो एवरेज में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 14 का मतलब ये हुआ कि जीरो से शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे, 13 तक। जब जीरो से शुरू करके 13 तक ले जाएंगे तब क्या होगा, प्रथम 14 पूर्ण संख्या बनेगी। अब एवरेज के लिए हम एक फार्मूला बताएंगे, 1/2 a प्लस यल, a प्लस यल। योग का फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल, n/2 a प्लस यल से ही 1/2 a प्लस यल बना, क्योंकि जब n/2 रहेगा और संख्याओं की संख्या से हम भाग देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 1/2 a प्लस यल एवरेज के लिए। तो हम अगर ये संख्या पूछेगा जीरो से प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका एवरेज निकालेंगे 1/2, प्रारंभिक संख्या है हमारी जीरो और अंतिम संख्या है हमारी 13, तो हो जाएगी 13/2, 2 छंग 12, 6.5, इसका ये एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या के प्रकार को। संख्या के प्रकार में ही हमारा तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2 डैश 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 इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। फिर इसमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं और एक यानी प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, ये हमारा पूर्णांक संख्या का समूह बनता है। पूर्णांक संख्या का समूह बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है -10 से -10 और +10 के बीच, +10 पूर्णांक संख्याओं के बीच, -10 से +10 पूर्णांक संख्याओं के बीच पूर्णांक संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं बनेंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी या कितनी संख्याएं हैं, कितनी, कुल कितनी संख्याएं हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि चीजों को बोलने का प्रयास ज्यादा करें और लिखने का कम। जैसे जो क्वेश्चन है उसको बोल दिया करेंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ दे दिया करेंगे। जैसे क्वेश्चन है -10 और +10 के बीच कुल कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, या -10 से +10 के बीच पूर्णांक संख्याओं के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो आइए हम देख लेते हैं -10 और +10 के बीच कुल कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, -1 -2 डैश 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 -10, यहाँ पे -9, तो जीरो भी सम्मिलित हो गया इसमें।
फिर 1 2 डैश 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 प्लस 10 तक। अब देखिए बीच की बात कर रहा है कि -10 और +10 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो -10 और 10 को हटा देंगे तो इनके बीच क्या बनेगा, 1 से 9 तक, यानी -1 से -9 तक 9 संख्याएं, 9 पूर्णांक संख्याएं यहाँ बनी, और एक बीच में 0 है, एक यहाँ बना, और 1 से 9 के बीच यानी 1 से 10 के बीच एक पूर्णांक संख्या और मतलब 9 पूर्णांक संख्याएं और बनेंगी। तो इनके बीच कुल कितनी पूर्णांक संख्याएं हो गई, 9 9 18 और एक 19 पूर्णांक संख्याएं इसके बीच में बनेंगी। अब संख्या के प्रकार में चौथा प्रकार है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए 2 है, 2 1 से कटेगा और केवल अपने आप यानी 2 से कटेगा। 3 है, 3 केवल 1 से कटेगा और अपने आप 3 से कटेगा। 5 है, 5 1 से कटेगा और अपने आप 5 से ही कटेगा। ऐसे जाएगा, लेकिन इस बात का मत ध्यान रखिएगा कि ये एक क्रम सीरीज चल रही है तो 5 के बाद 7 हो जाएगा और 7 के बाद 9 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अभाज्य संख्या का कोई क्रम नहीं होता। जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य होती हैं, इसका कोई क्रम नहीं होता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि 1 है, जैसे 1 है, 1 भी तो खुद से कट रही है और 1 से कट रही है, तो ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी? ये अभाज्य संख्या इसलिए 1 नहीं होगी क्योंकि जो खुद से कटने वाली संख्या है और 1 से कटने वाली संख्या है, दोनों संख्याएं एक ही संख्या है। दोनों संख्याएं क्या है, एक ही संख्या है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज हो गई, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। अब कुछ नोट पॉइंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे वो नोट पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहला पॉइंट है नोट पॉइंट है, पहला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दूसरा पॉइंट है सबसे छोटी, इसको कह सकते हैं या सबसे छोटी या एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है बराबर 2 ही है। तीसरा नोट पॉइंट है हमारा 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बराबर 25 होती है, 25। चौथा नोट पॉइंट है इसी में 1 से 50 तक की संख्या के बीच में, 1 से 50 तक की संख्या में अभाज्य संख्या की कुल संख्या, अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बराबर 15। ये कुछ नोट पॉइंट हैं जहां से किसी भी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभाज्य संख्या निकालने का कोई अपना वो नहीं होता। जैसे कोई भी सवाल देगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसका कोई अपना तरीका नहीं होता। हाँ,
कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं उसका तरीका होता है पहचानने का कि ये अभाज्य है कि नहीं है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो पूछेगा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो यहाँ से नोट पॉइंट से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी या एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 25 होती है। 1 से 50 तक की संख्या के बीच में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 15 होती है। अगर पूछेगा तो इन नोट पॉइंट से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा किसी भी वो। अब संख्या के प्रकार में पांचवा प्रकार आ गया परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? वो सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, p और q पूर्णांक हो लेकिन q, शर्त ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल है 0, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, ये p बाई क्यू के रूप में हो गया लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। दूसरा हमारा है जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, बटे में 1 हम लिख सकते हैं, ये हो गया 2/1, तो ये भी परिमेय संख्या है। 3/2 ये p बाई क्यू के रूप में ही लिखा है, p बाई क्यू में, तो ये क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब अगला आता है हमारा 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है इसको, तो ये क्या है हमारा 3.5 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में लिखा गया, q नॉट इक्वल टू 0। अब √9 है, तो √9 को जब हम रूट से हटाएंगे 3 आएगा और ये हो जाएगा हमारा 3/1, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। -3/2 है, तो ये क्या है, पूर्णांक है, -3 है, पूर्णांक संख्या है ये भी p बाई क्यू के रूप में लिखा है। माइनस से इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट पड़ता है तो q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका प्रभाव ये पड़ता है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए 0.4 पे बार, 0.4 पे बार लगा हुआ है तो 0.4 टाइम्स, तो इसको हम कैसे करेंगे, 0.4 पे जब बार है तो 0.4 के बाद एक संख्या है 4, इसका मतलब ये होता है कि संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। 0.4 है, 4 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब ये है कि ये संख्या रिपीट होती चली जा रही है, 4 4 4 4 4। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो डायरेक्ट अगर जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार होता है नीचे उतना हम क्या करते हैं, 9 लगा देते हैं। जैसे 0.4 है, दशमलव के बाद 4 एक संख्या है और 4 के ऊपर बार है यानी एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसको हम लिखते हैं 4/9। लेकिन आइए इसको हम प्रूव करते हैं कि ये 4/9 कैसे आता है। ये हम डायरेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन आइए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये 4/9 कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं 0.4 पे बार है, अब इसको हम मान लेते हैं यक्स बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 0.444 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको हम मानते हैं यक्स बराबर 0.444 इनफाइनाइट। ये हमारा बना समीकरण नंबर 1। हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा, कैसे बनेगा, दोनों पक्षों में हम जब 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। क्योंकि एक ही अंक है और एक अंक के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है तो हम केवल 10 से गुणा करेंगे। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिए तो ये 10 यक्स हो गया और ये दशमलव इधर उधर चला जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 4.444 इनफाइनाइट।
समीकरण नंबर 2। ये चीजें अगर हम गुणा करते चले जाएंगे, ये इधर तो आती चली जाएंगी दशमलव के पहले, लेकिन उस पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो संख्याएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी, 0.44 रिपीट होती चली जाएंगी, वो इनफाइनाइट तक रिपीट होती रहेंगी। अब हम करते क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। जब माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस x इक्वल टू 4.444 डैश 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 इनफाइनाइट माइनस 0.444 डैश 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 इनफाइनाइट। अब 10x में से 1x जाएगा तो ये हमारा बचेगा 9x, और 0.444 में से ये 0.444 सब घट जाएगा यानी कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा केवल और केवल 4। अब यहां हम देखते हैं, आ गया हमारा 9x बराबर 4, तो x बराबर हमारा हो गया 4/9। ये चीज 1.4 पे बार को हम डायरेक्ट 4/9 कैसे लिखते हैं, उसको ये हमने प्रूव करके दिखाया कि ये 4/9 कैसे लिखते हैं। अब आइए हम देखते हैं 2.56 पे बार। जैसे 2.5 और 6 पे बार है, 5 6 पे बार, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 2 संख्या के ऊपर बार है तो 56 इसको लिख देंगे, 56 में 2 9 यानी 2 9 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 198 प्लस 56/99, ये हमारा आ जाएगा 14 की 4 हासिल 1 9 10 15, 254/99 निकल के आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट जैसे भी प्रूव किया था, तो ये हमारा आएगा 254/99। आइए इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। हम डायरेक्ट इसको करते हैं, लेकिन इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि कैसे आएगा। अब 2.56 पे बार का मतलब हुआ 2.565656 डैश 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 इनफाइनाइट। 5 6 5 6 क्या हो रहा है हमारा, 5 6 पे बार है तो 5 6 5 6 हमारा रिपीट होता जाएगा। परिमेय संख्या की एक क्वालिटी और होती है, जो जब दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद बार का मतलब यही हुआ कि संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होंगी वो हमारी कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट डिफरेंट है। ठीक है, 5 और 6, वहां पे 1 डिजिट डिफरेंट था, तो वहां केवल और केवल हम करते क्या थे, वहां हम करते थे कि 10 से गुणा कर देते थे। वहां हम 10 से गुणा कर, वहां पे एक डिजिट ही होती थी, तो वहां पे हम केवल 10 से गुणा करते थे। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों डिजिट को दशमलव से पहले ले आना होगा। दशमलव से पहले ले आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए x बराबर हो गया हमारा 2.5656 डैश 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 इनफाइनाइट। अब हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 100x बराबर 256.5656 डैश 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 इनफाइनाइट। अब इसमें भी वही केस करेंगे। समीकरण नंबर 2 मिला, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 को जब हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 100x माइनस x बराबर 256.5656 डैश 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 इनफाइनाइट माइनस 2.5656 डैश 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 इनफाइनाइट। अब ये हो जाएगा 100x में से x जब हम माइनस करेंगे तो 99x हो गया। ये हमारा घटेगा 256.5656, ये 5 6 5 6 घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 256 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 254। तो 99x बराबर हुआ 254, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 254/99।
254/99। अभी हमने दिखाया था डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं। जब इसको हम प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट हम इसलिए करते हैं कि ये प्रूफ है, ऐसा ही तरीका है, डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, आंसर कभी डिफरेंट नहीं आता है। लेकिन हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि वो डायरेक्ट क्यों किया जाता है, कैसे बनता है वो। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। इसीलिए 2.56 पे बार है, इसीलिए इसको डायरेक्ट p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगला है हमारा 0.12 पे बार। तो इसको हम दशमलव के बाद एक संख्या है जिसमें बार नहीं है, दूसरी संख्या है जिसपे बार आ गई। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 12 दशमलव के बाद, इस बात का ध्यान रखना, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसको 9 लिखेंगे, लेकिन अगर दशमलव के बाद किसी संख्या पे बार नहीं लिखा है उसको हम 0 लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो दो पे बार है तो एक 9 हो गया, और एक पे बार नहीं है तो ये 0 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 12-1 यानी 11/90। इसको हम लिखेंगे 11/90। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा, इसका भी हम प्रूफ दिखा देते हैं। तो इसमें क्या करना है, यक्स बराबर है 0.12 पे बार, 0.12 पे बार, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के बाद अभी एक संख्या थी 5-6 पे बार, तो हमने उसमें क्या किया था, दूसरे समीकरण के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया था दोनों पक्षों में। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि वहां पे दशमलव के बाद दोनों संख्याएं डिफरेंट थी, और डिफरेंट संख्या जो जिसके ऊपर दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा था। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको कैसे भी करके दशमलव के बाद जो डिफरेंट संख्याएं हैं या जितनी संख्याओं पे बार लगा है उनको एक बार दशमलव के पहले ले आना है। और दशमलव के पहले ले आने का तरीका ये है कि या तो उसमें 10 से गुणा करें, एक संख्या है तो, दो संख्या है तो 100 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी है जिसपे बार नहीं है, उसके बाद दूसरी संख्या डिफरेंट संख्या ही है, उस पे बार आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम समीकरण 2 बनाएंगे, दूसरे में क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में 10 से गुणा करने पर, जब पहले 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 में, जब इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x। अब जब इधर गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 दशमलव के पहले आ जाएगा 1.2 पे बार। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद जो बार वाली संख्या है, बार वाली संख्या को एक बार हम क्या करेंगे, अंदर लेके आएंगे। तो इसको 1.2 पे बार हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 1.222 इनफाइनाइट, समीकरण नंबर 2। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 100x बराबर, अब 1-2 अंदर आ जाएगा तो 1.1222 इनफाइनाइट। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप गुणा करते जाएंगे, 2 अंदर आता जाएगा, लेकिन इस चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बढ़ता जाएगा क्योंकि ये दशमलव के बाद डैश 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 इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार बार वाली संख्या को अंदर ले आ लें, फिर वहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। जब समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 12.222 इनफाइनाइट माइनस 1.222 डैश डैश इनफाइनाइट। अब जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 90x बराबर 11, ये दशमलव के बाद ये कट जाएगा, 12 माइनस 1 यानी 11। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 11/90। देखिए प्रूव करने पे भी यही आया, और डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट भी हमारा क्या आ रहा है, ये 11/90, इसलिए ये प्रूफ हुआ है। इसलिए लोग एग्जाम में इसको ना करके डायरेक्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, इसको आप
जानते रहिए, बाकी इसको एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्लियर रहे, कंफ्यूजन न रहे कि हाँ ये कहाँ से आया, कहाँ से बना, कैसे बना, उसकी प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, अब जितना प्रकार इसमें हो सकता था ये प्रूफ का, दशमलव के बाद संख्या हो या संख्या ना हो, इस पे बहुत सारी सवालें बनती हैं, लेकिन तरीका यही 3 होता है। ठीक है, दशमलव के बाद या तो संख्या पे बार ना हो, संख्या पे बार हो, या तो दो संख्या पे बार हो, डिफरेंट संख्याएं हो उन पे बार हो, तो ये होता है तरीका, बाकी चीजें और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सवाल का तरीका और अलग बन जाएगा, बहुत होगा यहाँ पे, कुछ दशमलव के पहले संख्या हो जाएगी, दशमलव के बाद संख्या हो जाएगी, उसको अभी हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो दशमलव के पहले भी संख्या पे बार होता है, उस केस में क्या होता है, ये भी होता है, लेकिन इन सब चीजों पे चर्चा बहुत, अभी यहाँ पे थोड़ी सी बस चर्चा इसलिए कर दिया कि यहाँ पे आया और इसको समझना जरूरी था परिमेय संख्या में। बाकी इस पे बहुत विस्तार से चर्चा होगी कि अगर दशमलव के पहले भी संख्या पे बार है तब क्या होगा, आवर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न। थोड़ा सा समझ लीजिए आवर्ती क्या है, अनावर्ती क्या है। अनावर्ती दशमलव भिन्न व भिन्न है जब दशमलव के बाद कोई संख्या, जब दशमलव के बाद कोई संख्या, अनावर्ती में दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति का मतलब ये हुआ कि जैसे 2.5 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे आए अलग डिफरेंट संख्या है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही संख्या लगातार चलती जाए, जैसे 2 पे 5, 2.5 पे से 12 आ गया तो 2.555, ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है, आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है। अनावर्ती पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, और आवर्ती में भी 2 केस होते हैं, कौन कौन से, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। इस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल में बताएंगे इसको, इसकी सारी चीजें जब हम दशमलव भिन्न शुरू करेंगे, भिन्न की सवालें शुरू करेंगे तो इसको बहुत विस्तार से बताई जाएंगी। जितना जरूरत था भी यहाँ बताने की उतना यहाँ पे बता दिया गया। संख्या के प्रकार में हमारा छठा प्रकार आ गया अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को तो आप लोगों ने बहुत विस्तार से समझा, बहुत डिटेल में उसको जाना। अपरिमेय संख्या को भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर ये पाई है, पाई कोई सिंबल हो गया, कोई सिंबल हो गया तो वह अपरिमेय संख्या होगी। @ है तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। √3 है, √3 कर्ली के अंदर है, इसको कर्ली के बाहर पूर्ण तरीके से नहीं आ पाएगी, आएगी दशमलव में आएगी, और वो दशमलव के बाद संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये 2√5 है, अपरिमेय संख्या है। √2 - 1, √2 + 1 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जैसे 0.5 दशमलव के बाद संख्याएं डिफरेंट आती जा रही हैं, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर एक ही संख्या रिपीट होती तो वो परिमेय हो जाती। जैसे 0.5, 7, 3, 4, 6 ये संख्याएं डिफरेंट आती जा रही हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे कोई कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए, जैसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, माइनस अगर ए परिमेय संख्या है, अगर ए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो -a भी अपरिमेय होगी, तो -a भी अपरिमेय होगी। दूसरा पॉइंट है परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 5 है, ये परिमेय संख्या है, प्लस √3 है तो ये इक्वल टू आएगा 5 + √3, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा एग्जाम में अब सीधे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, नोट पॉइंट था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी परिमेय संख्या है, जैसे ऑप्शन दे दिया, पहला 5 हो गया, बी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, 5 हो गया,
3.6 पे बार हो गया 3.6 3 1 4 डैश 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 डी बराबर नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है, ये नहीं होगा, ये परिमेय है, ये नहीं होगा। अब यहाँ दशमलव के बाद संख्याएं डिफरेंट होती चली जा रही हैं, तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब एक ऑप्शन और देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या है, ए हो गया हमारा 3, बी हो गया हमारा पाई, सी हो गया हमारा √4 और डी हो गया हमारा नॉन ऑफ दी। अब इसमें पूछ लिया निम्नलिखित विकल्पों में से अपरिमेय संख्या है, तो 3 परिमेय है, √4 आ जाएगा बाहर, 2 हो जाएगा, 2/1 बन जाएगा, 3/1 बन जाएगा। ये परिमेय है, पाई हमारा क्या सिंबल है, और सिंबल क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, तो ए हो गया हमारा 2 + √5, बी हो गया हमारा 2√5, सी हो गया हमारा पाई, और डी हो गया हमारा नॉन ऑफ दीज। निम्नलिखित विकल्पों में से परिमेय संख्या बताइए, तो ना तो परिमेय ये है, ना परिमेय ये है, ना ये है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, नॉन ऑफ दीज। तो आज हम लोगों ने इतना चीजें पढ़े संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में 2 चीजें और हैं, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम संख्या होती है, और जो नहीं विभाजित होती है वो विषम संख्या होती है। ये भी संख्या के 2 प्रकार हो गए। और इसमें ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है नोट पॉइंट में, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या पूछ लेता है, सबसे छोटी सम पूर्ण वर्ग संख्या पूछ लिया, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। सबसे छोटी सम वर्ग संख्या हो गया, 2 पे 3 बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सम और विषम पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये भी संख्या का प्रकार ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। ठीक है, भाज्यता का नियम। आज बस हम इतना ही। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट इसका लेके आएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी क्लास इसमें लंबी चलेगी। बाकी हम बीच बीच में कुछ स्पेशल चीजें, स्पेशल क्लास लेके आएंगे। हो सकता है कल संडे स्पेशल लेके आऊं मैं। और चलिए, आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।